चलो भाई हैं शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। डेली सीरीज जो हमारी चली आ रही थी उसमें उस क्रम में मैं फिर जीएस के 20 प्रश्नों के साथ आपके बीच हूँ। आज मैंने कोई पर्टिकुलर विषय नहीं लिया। कुछ प्रश्न आपको मध्यकालीन भारत के मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको आधुनिक भारत के मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपको पॉलिटी की भी देखने को मिलेंगे। अब मैंने ये सोचा है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं उन प्रश्नों को हम सीरियल से 4-5 क्वेश्चन किसी और विषय के, 4-5 क्वेश्चन किसी और विषय के मिक्स सीरीज चलाऊंगा। कभी 20 प्रश्न, कभी 21 प्रश्न, कभी 25, कभी 30। जैसे जैसे हमको समय मिलेगा वैसे वैसे हम क्वेश्चनों का स्तर और क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। आई होप कि आप सब लोग लाभान्वित हो रहे होंगे इन प्रश्नों से। और हमारी ये जो श्रृंखला है ये निरंतर चलेगी भाई। शाम को 6:30 बजे लाइव का जो कार्यक्रम चलता है, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है लाइव आने का, तो वो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में चलाएंगे, लेकिन आपको लाभान्वित करते रहेंगे। चलो आज हमारे पास जो प्रश्न हैं वो मैंने कहा कि आधुनिक भारत के भी हैं, मध्यकालीन भारत के भी हैं, कुछ पॉलिटी के भी हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध, आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। 1757 में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। तो कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को जो पराजय किया उसका प्रमुख कारण क्या था। यानी कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो प्लासी का युद्ध हुआ था कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस बंगाल का नवाब, किस किस के बीच? बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला, सिराज के बीच हुआ था ना, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई हुई थी 1757 में, 1757 में। तो उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है कि क्लाइव की कूटनीति थी, ऑप्शन बी कह रहा है कि सिराजुद्दौला की गलत नीति थी, ऑप्शन सी कह रहा है कि सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो आपने बताना है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के हारने का कारण क्या था, जरा बताइए। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कभी वो कारण भी पूछ लेगा तो आप इस पर थोड़ा गौर कीजिए। क्लाइव की कूटनीति, सिराजुद्दौला की गलत नीति, सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना और अंग्रेजी सेना की अधिक संख्या। तो इसका सही जवाब होगा क्लाइव की कूटनीति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लाइव की कूटनीति। पहला ऑप्शन इसका सही है। क्लाइव की कूटनीति इसका मेन कारण रहेगा, क्योंकि क्लाइव ने ही कूटनीति तरीके से सिराजू का जो सेनापति था, ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज मत होना, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था, मीर जाफर को अपने साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लाइव ने मिलाया था इसको अपनी कूटनीति तरीके से। तो इसका नियरेस्ट जो जवाब है या उसका जो ऑथेंटिक आंसर जो होगा वो होगा क्लाइव की कूटनीति। सेनापति द्वारा विद्रोह कर दिया जाना ये इतना ऑथेंटिक नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। मीर जाफर को इसने कूटनीति के तरीके से ही अपने साथ मिलाया था। चलो पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा? क्लाइव की कूटनीति से। अगर कभी पूछेगा, अगर और डिटेल में पूछेगा वो कि प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण क्या था, तब प्रमुख कारण था ब्लैक हॉल की घटना। क्या था प्रमुख कारण? ब्लैक हॉल या इसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, ये ब्लैक हॉल या काल कोठरी की घटना क्या थी कि सिराजुद्दौला के सैनिक गए और सिराजुद्दौला के सैनिकों ने क्या किया, कुछ अंग्रेज अधिकारियों, कुछ अंग्रेज सैनिकों, उनकी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को गिरफ्तार करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। कहीं पे सुरंग लिखा हुआ है, कहीं पे कमरा लिखा हुआ है, बंद कर दिया था, जिनमें 146 अंग्रेज थे, 146 अंग्रेज थे। 24 घंटे के बाद जब ये कमरा खोला गया तो केवल 23 लोग जिंदा बचे हुए थे। 123 लोग मारे गए, 123 लोग मारे गए और केवल 23 लोग जिंदा बचे हुए थे। ये जो 23 लोग थे इनमें एक व्यक्ति था जिसने पूरी ये जो प्लासी के युद्ध वो काल कोठरी की घटना की जो कहानी है ये सबको बताई थी। उसका नाम था हॉलबेल।
हॉल बेल नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा कि इस काल कोठरी में मैं भी बंद था और इसी ने ये सारी कहानी रची कि ऐसा ऐसा हुआ था। ये काल कोठरी ब्लैक होल की घटना था, जो कि काल कोठरी और ब्लैक होल की जो घटना है प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण थी। चलिए आगे देखिए जरा, अगला प्रश्न देखिए जरा, अगला प्रश्न देखिए जरा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, आप प्रश्न नंबर 2 को अच्छे से पढ़िए और ये भी आधुनिक भारत से रिलेटेड है। देखो जरा, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपने ये बताना है जो सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड वेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। आपने बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये वाला। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल है लगभग 1817 से लेकर 1819 तक हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर यहाँ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता तो इसका सही जवाब ये होता। जबकि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उनका कार्यकाल रहा 1813 से 1823। ये नहीं पूछ रहा है। लॉर्ड कार्नवालिस को आप जानते हैं, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जनक है ये। इन्हीं को पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, इन्हीं को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड वेलेजली वो हैं कि जब लॉर्ड वेलेजली के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी की जगह राजनीतिक कंपनी बन गई थी और वेलेजली अपने साम्राज्य का विस्तार सहायक संधि के माध्यम से कर रहा था। ये भी सही है। लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग वो व्यक्ति हैं जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। 1833 के एक्ट में आपने पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट में, कि भारत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसी के समय 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट आया था। तो ये सारे सही है, बल्कि इसका ऑप्शन सी होगा क्योंकि वो गलत बता रहा है कि नहीं कौन सा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय एक वारेन हेस्टिंग्स हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बोला गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 19 के बीच में, तब था ये। इसका कार्यकाल है 1813 से 23। तो यहां द्वितीय लिखा हुआ इसलिए ये गलत है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे प्रश्न में है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बल स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, अभी बताया, अभी जिक्र हुआ था इस प्रश्न का। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 1। आप बताइए जरा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो, महालवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो। जब ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था हम पढ़ते हैं तो ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, जैसे जमींदारी व्यवस्था, जैसे महालवाड़ी व्यवस्था, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था और जैसे
क्या बोलते हैं उसके लिए, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। तो उनमें बोल रखा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो हैं, माहलवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी है, और स्थायी बंदोबस्त किसने लाया, कार्नवालिस को। इसी को स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था। क्लियर हो गई बात। तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और सी का थर्ड बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए सही होगा। बात समझ में आई। ऑप्शन ए ही इसका सही है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो, माहलवाड़ी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी है। जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को, रैयत माहलवाड़ी व्यवस्था में गांव के प्रधान को, और रैयतवाड़ी व्यवस्था में उसी गांव के जो किसान है, किसान को डायरेक्ट रूप से कर वसूलने या लगान उसी से डायरेक्ट वसूला जाएगा। अलग अलग व्यवस्थाएं हैं ये तीनों, कर वसूलने की या लगान वसूलने की व्यवस्थाएं। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनी बेसेंट आयरलैंड की एक लेडी है जिनका नाम एनी बेसेंट है। 1917 का आपने कलकत्ता अधिवेशन सुना होगा। कलकत्ता का अधिवेशन, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता करेंगी एनी बेसेंट, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर वो भारतीय पूछेगा तो बाद में सरोजिनी नायडू के बारे में जिक्र करेंगे। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही है, इसका संबंध किससे रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, गृह शासन आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या खिलाफत आंदोलन से। आपने बताना है कि एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध किससे रहा है। बहुत आसान प्रश्न है, इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया है बस, बाकी आपको आसानी से ये प्रश्न आ जाइए। जरा बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। क्लियर? 1929-30 में। गृह शासन मतलब होम रूल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? होम रूल आंदोलन 1916। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों एक जैसे हैं, मतलब खिलाफत आंदोलन पहले उठा और खिलाफत आंदोलन का नाम ही गांधी जी ने बदल के असहयोग आंदोलन कर दिया 1920। तो एनी बेसेंट का संबंध किससे है? होम रूल आंदोलन से। अगर यहां पर होम रूल आंदोलन होता तो आप आसानी से लगा देते। तो यहां पे गृह शासन लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, गृह शासन का मतलब ही होता है होम रूल आंदोलन। आपको पता है कि 1914 में भारत देश में 3 बड़ी घटनाएं हुई। इतिहास में आधुनिक भारत में 3 बड़ी घटनाएं हुई। 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आए। इनको जेल हुई थी 1908 में, 6 वर्ष का कारावास इनको हुआ था। तो 1908 में ये जेल में गए, 14 में बाहर निकले। 1914 में पहला विश्व युद्ध भी हुआ था। और 1914 में एक और बड़ी घटना हुई थी, कामागाटा मारू प्रकरण, या कामागाटा मारू। कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज का नाम है। यह प्रकरण, यह घटना 1914 में हुई थी। ये 3 बड़ी घटनाएं 1914 में हुई। होम रूल आंदोलन देश में चला था 1916 में, जबकि आप उत्तराखंड में पढ़ोगे तो उत्तराखंड में शुरू हुआ था ये 1914 में। क्लियर हो गई बात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखो जरा, अगला प्रश्न देखो जरा। ये वो सारे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं भाई, हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आसान लग रहे होंगे, आसान ही प्रश्न है, लेकिन क्या करें जब एग्जाम में आसान ही प्रश्न आते हैं। तो ये प्रश्न एग्जाम में आ रखे हैं। आ रखे का मतलब कभी यूपी में पूछे गए, कभी राजस्थान में जीएस तो ऐसा है कि नेशनल विषय है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी राज्य में पूछा जा सकता है। हो सकता है इस बार उसने राजस्थान में पूछा तो इस बार उत्तराखंड में भी पूछ सकता है। चलिए, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई? 1773 में जो एक्ट आया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके पीछे तर्क ये है कि आखिर उस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने का कारण ये था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
जैसे ही बक्सर का युद्ध जीतती 1764 में और भारत के 3 बड़े राजाओं को पराजित करेगी, मीर कासिम को, अवध का नवाब सुजाउद्दौला को और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, इन तीनों को पराजित करने के बाद बक्सर की लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि भारत में ऐसी कोई शक्तिशाली शक्ति नहीं है जो कि कंपनी को चेतावनी दे सके। इसलिए कंपनी 1764 के बाद यानी कि 1765 से बक्सर के युद्ध के बाद से राजनीतिक कंपनी बन गई। पहले ये व्यापारिक कंपनी थी, अब राजनीतिक कंपनी बन गई है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लिया। अब ये अपने सरकार को चकमा दे रही थी, क्योंकि ये महारानी से जब भारत आई थी तो औपनिवेशिक बनकर आई थी कि हम सरकार के अधीन काम करेंगे, आंतरिक रूप से हम स्वतंत्र होंगे, बाहरी रूप से सरकार हमको कंट्रोल करेगी। दैट इज कॉल्ड औपनिवेशिक। अब इनको हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को भेजनी पड़ती थी कि कंपनी क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे काम धंधा चल रहा है। तो जो वार्षिक रिपोर्टें आती गई 1764 के बाद, तो उन रिपोर्टों में कुछ खामियां थी जिससे ब्रिटिश सरकार को इन पर शक हो गया। इसलिए ब्रिटिश सरकार में उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे लॉर्ड नाथ, और उस समय इत्तेफाक से ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार थी। लॉर्ड फॉक्स और लॉर्ड नाथ की गठबंधन की सरकार थी। जब गठबंधन की सरकार होती है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। गठबंधन की सरकार रिस्पॉन्सिबल सरकार के नाम से भी जाना जाती है, क्योंकि ये सरकार पर दबाव होता है जनता का भी और विपक्ष की पार्टी का भी। तब ये सरकार थोड़ा एक्टिव सरकार के रूप में रहती है। पूर्ण बहुमत की सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी सरकारें निरंकुश होती है, लेकिन अधिकतर चांसेस है कि पूर्ण बहुमत जिसको मिल जाता है उसके अंदर निरंकुश के गुण आ ही जाते हैं। इसलिए लॉर्ड नाथ पर दबाव डाला गया कि कंपनी घाटे में क्यों जा रही है, कंपनी को जांच कीजिए जरा। तो इसलिए लॉर्ड नाथ ने क्या किया, एक समिति का निर्माण किया। उस समिति का नाम रेगुलेटिंग एक्ट समिति था, नॉर्थ समिति था, गुप्त समिति था या रेगुलेटिंग समिति था। तो उस समिति का नाम गुप्त समिति था। और उस गुप्त समिति ने बताया कि भारत में कंपनी घाटे में जा रही है, कंपनी को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसलिए 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट को लाया गया। इसीलिए उस 1773 के एक्ट का नाम पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसको, कंपनी को। इसलिए उस एक्ट का नाम क्या पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त समिति। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो जरा। गोवा पुर्तगालियों का आधिपत्य कब हुआ। ये कह रहा है कि जो गोवा वाला क्षेत्र है ये पुर्तगालियों के पास था। ये पुर्तगालियों का आधिपत्य इस पर कब हुआ, पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में कब लिया। 1508 में, 1509 में, 1510 में, 1515 में। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी बताओ। 1508, 15। अच्छा पहले ये बताओ, पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन कब हुआ। पुर्तगाली कब आए भारत, 1498 में। वास्को डी गामा, आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहले भारत आया। फिर इनका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया। 1500 में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम पेट्रो अल्वारेज कैब्राल था, 13 जहाजों के बेड़े के साथ। 1502 में फिर से वास्को डी गामा आया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली कोचीन में। और 1505 में इनका पहला गवर्नर जनरल आया या वायसराय आया जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया, जिसने नीले पानी की नीति को चलाया, जिसने अल्मीडा काफिला पद्धति चलाई, जिसने शांत जल की नीति को चलाया। और फिर ये 1509 तक यहाँ रहा। और 1509 में कौन आया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगालियों को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क 1509 में आया। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर का अभियान किया, भारत के गोवा वाले क्षेत्र का। बीजापुर का शासक उस समय यूसुफ आदिल शाह था 1510 में। और 1510 में यूसुफ आदिल शाह को पराजित करेगा और यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेगा। यही गोवा हमको कब मिलेगा, 1961 में, आजादी के 14 साल बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1510। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न देखो, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, जबकि साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, नवंबर 1927 में। गठन कब हुआ? 1927 में। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु। आपने बताना है कि किस उद्देश्य से साइमन कमीशन भारत आया। जरा बताओ भाई, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1919 का अधिनियम आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और उस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में क्या बोला गया कि 10 साल बाद इस अधिनियम की प्रगति और समीक्षा के लिए, 1919 की बात कर रहा हूं, एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ये देखेगा कि 1919 का अधिनियम कितना सक्सेसफुल रहा। तो 1919 और 10 साल बाद 1929। लेकिन 1928 में ब्रिटेन में आम चुनाव होनी थी, इसलिए समय से पहले ही साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष साइमन थे। 1927 में इसका गठन हो गया और ये भारत आया फरवरी 1928 में, जहां पर साइमन गो बैक के नारों से इसका स्वागत किया गया। साइमन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि आपने प्रशासनिक सुधार पर विचार करना है, भारतीयों के लिए कानून बनाना है, और उसमें एक भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया गया, या उन सदस्यों में, उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। जिसने भारत के भविष्य का फैसला करना है, उसके लिए आपने एक भी भारतीय सदस्य को उपयुक्त नहीं माना। इसलिए साइमन गो बैक के नारों से साइमन का स्वागत किया गया। और सबसे ज्यादा विरोध इसका लाहौर में दिखा। लाहौर में इसका विरोध को नेतृत्व कर रहे थे, या आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे, लाला लाजपत राय। सैंडर्स के कहने पर, सैंडर्स पुलिस कप्तान था लाहौर का, उसके कहने पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए, और लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत हो गई, जो कि इतिहास में सबसे दर्दनाक मौत है। लाला लाजपत राय शहीद हो गए। तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। क्लियर हो गई बात? इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टेक्निकल प्रश्न है। यह प्रश्न पूछ रहा है कि किसका विघटन नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। आपने बताना है कि भंग नहीं किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जाता। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद या राज्य विधानसभाएं? बताओ जरा। समाप्त किया जा सकता है लेकिन विघटन नहीं किया जा सकता, जल्दी बताओ। आर्टिकल अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में लिखा हुआ है, विधान परिषद का सृजन मतलब बनाना, अथवा उत्सर्जन मतलब हटाना। विधान परिषद को बनाया जा सकता है और हटाया जा सकता है। इसका मतलब भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है राज्य विधान परिषद को। राज्य विधान परिषद को हम समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। अगर प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से बताइए कि जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो आंसर होगा विधान परिषद। जिसे न भंग किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, राज्यसभा। जिसे भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, आंसर होगा विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा और लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है और न समाप्त किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? 3-4 प्रश्न बता दिए मैंने आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधान परिषद। कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 169 में। क्लियर? चलिए आगे देखिए जरा, अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न देखो है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। आपको पता है कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, तेलंगाना। पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हैं जहां पर विधान परिषदें हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये राज्य 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषदें हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी और तेलंगाना। आपने ऑप्शन में देखना है। उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में, राजस्थान में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। चलिए आगे आपको डिटेल में भी बताएंगे कि विधान परिषद आखिर 6 ही राज्यों में क्यों है भाई, और राज्यों में क्यों नहीं है, और अगर बना सकते हैं और राज्य तो बनाया क्यों नहीं। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इस पर, डिटेल सारे प्रश्नों को कराया जाएगा आराम से, समय से। अब बीच बीच में हम टॉपिकों भी लेके आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों को क्वेश्चन आंसर कराने के बाद कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक टॉपिक समझा दिया जाएगा ताकि वो टॉपिक हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाए। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके, आर्थिक न्याय की बात कर रहा है, किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। आपको संविधान में ऐसा कहां पे लगा कि जो आपको आर्थिक न्याय की बात कर रहा है? क्या प्रस्तावना में लगा, क्या मौलिक कर्तव्यों में लगा, मौलिक अधिकारों में लगा, या डीपीएसपी में लगा? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइए जरा, आर्थिक न्याय की बात कहां पर होती है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। यहां से कंफ्यूज मत होना कि प्रस्तावना में बोल रखा है। प्रस्तावना में दिया नहीं है, प्रस्तावना में बताया है कि अंदर कहां से देंगे हम तुमको। संविधान के अंदर जो चीजें हमने तुमको दी है उन्हीं को समराइज करके प्रस्तावना में लिखा है। प्रस्तावना के अनुसार आपको कितने प्रकार का न्याय है ऐसा पूछ सकता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय है। लेकिन देंगे कहां से? क्या मौलिक अधिकारों में दे रखा है? क्या मौलिक कर्तव्यों में तुमको आर्थिक न्याय है, या क्या तुमको डीपीएसपी में आर्थिक न्याय है? तो जब हम संविधान पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा कि आखिर जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वहां पर हमको आर्थिक न्याय की बात कर रखी है। वहां पर हमको आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात कहां पर है? डीपीएसपी में। तो आर्थिक न्याय कहां पर है? डीपीएसपी में। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, सिद्धांत है, किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार करेगा। ऐसा चेक है बल डीपीएसपी कि जो बैंक अपने हिसाब से देगा। हमारा हक नहीं है बल उस चेक पे, बैंक देगा अपने हिसाब से जब भी देगा। के.एम. मुंशी ने कहा, के.टी. शाह ने कहा, अंबेडकर ने कहा कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। किसने कहा कि डीपीएसपी ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार देगा? जरा बताइए, ये तो बहुत फेमस है। के.टी. शाह, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब क्या होगा? के.टी. शाह ने कहा। किसने कहा ये? के.टी. शाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, दूसरे पीएम थे, कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू,
पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बाद ये रहे। 1964 से 66, 1966 से 77, 1977 से 79, 1980 से 84। आपने बताना है। मैं आपको बता दूं कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई और लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। तो यानी कि 64 से 66 लाल बहादुर शास्त्री रहे। फिर 66 से 77 तक 11 सालों तक श्रीमती इंदिरा गांधी रही। फिर 77 से 79 तक 2 प्रधानमंत्री रही, मोरारजी भाई देसाई और चौधरी चरण सिंह जी, जिनके चरण कभी संसद में नहीं पड़े, उनका नाम चौधरी चरण सिंह जी। और फिर 80 में श्रीमती इंदिरा गांधी आई 84 तक, और 84 में देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। और कब तक? 89 तक। 89 में कौन बने? विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। और बीपी सिंह भी कुछ महीनों तक रहे, या कई किताबें 1 साल के आसपास तक रहे, और उनके बाद बने पीवी नरसिम्हा राव, एलपीजी मॉडल जिनके कार्यकाल में आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 64 से लेकर 66 तक रहे। क्लियर हो गई बात? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो कौन उस रिक्तता को पूरा करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या नामित लोकसभा सदस्य? जरा बताओ, आसान प्रश्न है, जल्दी बताओ। हाँ, उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बनते हैं राष्ट्रपति, लेकिन प्रश्न की भाषा समझिए जरा। हमारे देश में उपराष्ट्रपति को इसलिए बनाया गया है ताकि वो भविष्य का राष्ट्रपति हो। कि अचानक से या आकस्मिक कारण से या कोई इमरजेंसी में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी बीमार है, उपराष्ट्रपति की बेटी की शादी है, उपराष्ट्रपति का पद भी अकस्मात कारणों से रिक्त हो गया है, तब बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और मुख्य न्यायाधीश भी बीमार है तो कौन बनेगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। याद रखिए, हुआ भी एक बार ऐसे। 1969 में देश के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, और जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, और उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। और किन्हीं कारणों से बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे और मना कर दिया था, या किन्हीं का मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, कि बीबी गिरी साहब ने कहा कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, परमानेंट राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं बना राष्ट्रपति। तब जाके हमने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुलाया, जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। तो तब जाके एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति रहे, कार्यकारी राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति उसको बोलते हैं। और फिर जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद बीबी गिरी देश के राष्ट्रपति बने। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उपराष्ट्रपति। ध्यान से सुनिए, जब उपराष्ट्रपति भी होगा ऑप्शन में और भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, तो आपका ध्यान पहले यहाँ जाएगा। और अगर वो बोलेगा कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, राष्ट्रपति का भी पद रिक्त है, तब आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर जाओगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखो जरा। है अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक, बहुत आसान प्रश्न है, से संदर्भित है? 100, 120, 110, 130। तो ये है 110 में, धन विधेयक 110 में है। और वित्त विधेयक अगर वो पूछता तो वित्त विधेयक 117 में है। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक। क्लियर हो गई बात? फाइनेंस बिल और मनी बिल 109 में लिखा हुआ है कि लोकसभा में नहीं आएगा, वो राज्यसभा में पहले नहीं आएगा, लोकसभा में आएगा। इसका सही आंसर 110 है भाई। क्लियर? कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल वाले हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? कौन ये तय करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री की लोकसभा का अध्यक्ष? बताओ जरा, कौन मंजूरी देता है?
लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये पूछेगा कि धन विधेयक किसकी पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश होता है, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति चाहिए और तब जाके ये लोकसभा में आएगा। अनिवार्य रूप से लोकसभा में आएगा, क्योंकि आर्टिकल 109 कह रहा है कि राज्यसभा में पहले नहीं आएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा में पहले आएगा, ऐसा लिखा हुआ है कि राज्यसभा में पहले नहीं आएगा। वो आर्टिकल 109 में लिखा हुआ। इसका मतलब जब लिख दिया है कि राज्यसभा में पहले नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा में पहले आएगा। और पहले आएगा, लेकिन अनुमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति पूर्वानुमति देगा, फिर आएगा लोकसभा में, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ये जांच करेगा कि वाकई में ये मनी बिल है कि नहीं है, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। इसके अंतिम मंजूरी कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। संगम वंश। अच्छा, ये विजयनगर साम्राज्य की बात कर रहे भाई हैं। विजयनगर साम्राज्य। आपको पता है कि अब अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत के नक्शे में विजयनगर साम्राज्य की स्थिति मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे एक नदी है जिस नदी का नाम है कृष्णा नदी, और यहाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दोआब, इसका नाम है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब वाला क्षेत्र। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, सबसे उपजाऊ होता है ये जो कृष्णा नदी है ऊपर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच सीमा रेखा का काम करती है। तो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, जब दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश चल रहा था। और मुगल वंश के राजा मोहम्मद बिन, वो मुगल वंश बोला मैं, तुगलक वंश चल रहा था। और तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक थे दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से लेकर लगभग 1326 से लेकर 1326 से लगभग 25 साल तक शासन किया, तो 1352-53 तक रहेगा ये। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की है। तो ये कह रहा है कि हरिहर और बुक्का क्या संगम वंश से रिलेटेड थे? सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, आरबीडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की। आपने ये कूट मिलाना है कि क्या ये सारे सही है या कौन से किससे मिलता जुलता है, जरा बताओ। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की, बिल्कुल सही है। हरिहर और बुक्का ने की, बिल्कुल सही है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंह ने की, ये भी सही है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह। तुलु वंश का एक बहुत फेमस राजा है जिसका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कहते हैं कि बाबर जब भारत आया तो बाबर ने अपनी आत्मकहानी में या अपनी आत्मकथा में तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना। तुलु वंश वीर नरसिंह, ये भी सही है। आरबीडू वंश तिरुमल, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन है, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा भाई। क्लियर हो गई बात। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने दो भाइयों ने की थी 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। चलो अगला प्रश्न देखो जरा। ये भी मध्यकालीन भारत का प्रश्न है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? लोधी वंश के हैं ये। ठीक है। लोधी वंश में सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी। सिकंदर शाह, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर शाह। बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। जरा बताओ कौन पहले रहा, फिर उसके बाद रहा, फिर उसके बाद रहा, जल्दी बताओ। पहले रहा बहलोल लोधी जिसने बहलोली नाम का सिक्का चलाया, फिर रहा सिकंदर लोधी या सिकंदर शाह इसको बोलते हैं, और लास्ट में रहा इब्राहिम लोधी। यही वो इब्राहिम लोधी है जिसको बाबर ने पानीपत के पहली लड़ाई में हराया था।
इब्राहिम लोदी को पराजित करते हुए दिल्ली में मुगल वंश की नींव डाली थी, तो लास्ट में इब्राहिम लोदी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थीवल लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर भी थी और दिल्ली भी थी। बताओ जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर भी थी और दिल्ली भी थी। ध्यान से सुनना जरा है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। किसका? मोहम्मद गौरी का दास। मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई जब लड़ी, तराइन की जब 2 लड़ाइयाँ लड़ी, 1191 में तराइन की पहली लड़ाई, 1192 में 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में हार जाएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में जीत जाएगा, और फिर 1194 में चंदावर की लड़ाई में जयचंद को पराजित कर देगा। तराइन की दूसरी 2 लड़ाइयाँ किसके बीच हुई? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और चंदावर की लड़ाई में किसको पराजित करेगा? जयचंद को। कन्नौज का शासक है जयचंद, उसको पराजित करेगा। और कहते हैं कि अंतिम लड़ाई मोहम्मद गौरी ने 1205 में खोखर जनजाति रहती थी मुल्तान के आसपास, उनके खिलाफ की, और इसी लड़ाई में ये जख्मी हो गया था। तो जख्मी जब हुआ ये, तो अब ये साम्राज्य का विस्तार करेगा, अपने साम्राज्य को बांटेगा। तो कहते हैं कि जब चंदावर की लड़ाई लड़ी तो 1194 में चंदावर की लड़ाई को जीतने के बाद 1195 में इसने दिल्ली का सूबेदार नियुक्त कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अभी ये क्या बना? सूबेदार। जब ये सूबेदार है तो इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा। जब ये गुलाम वंश की स्थापना करेगा, यानी कि राजा बनेगा, भले वो राजा की तरह काम करेगा लेकिन राजा बनकर नहीं करेगा, तो ये 1206 में अपने वंश की स्थापना कर देगा, तो अपनी राजधानी को ले आएगा लाहौर। तो इसका सही जवाब होगा लाहौर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सूबेदार के नियुक्त सूबेदार के रूप में थोड़े जानते हैं, हम कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं राजा के रूप में, गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में। तो जब गुलाम वंश की स्थापना की तो इसकी राजधानी थी लाहौर में, और अगर वो सूबेदार पूछेगा तो इसकी राजधानी थी दिल्ली में। तो इसका सही जवाब अभी लाहौर होगा। ठीक है, मैंने दोनों चीजें बता दी, याद रखना। अगला प्रश्न देखो जरा, अगला प्रश्न देखो। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने कहा कि ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है। ये विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, आपने बताना है कि किस नदी पे है। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, वाणगंगा। बताओ जरा किस नदी के किनारे पर है? तो ये तो सीमा रेखा बना रही ना कृष्णा नदी, ये नदी है तुंगभद्रा, तो इसके किनारे पर स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। कृष्णा नदी के किनारे पर नहीं है भाई, कृष्णा नदी तो सीमा रेखा बनाती है, किनारा बोलते हैं इसको। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है क्या? विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न देखो जरा। अगला प्रश्न, हरिहर और बुक्का जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या है? उसका नाम बताना है आपने। माधव विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या निम्बकाचार्य? तो इसका सही जवाब होगा माधव विद्यारण्य। इसकी कहानी सुनिए जरा। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो हरिहर और बुक्का को अपने साथ ले गया। कापिल्य राज्य के ये 2 सूबेदार थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का को दिल्ली ले आया और इन दोनों भाइयों से इस्लाम धर्म को स्वीकार कराया और कहा कि जाइए दक्षिण भारत में और इस्लाम का पताका फहराइए। और इन दोनों को इस्लाम का पताका फहराने के लिए कहाँ भेज दिया? दक्षिण भारत भेज दिया। जैसे ये दक्षिण भारत में इस्लाम का पताका फहराने वाले थे, तब तक इनकी मुलाकात अपने गुरुजी माधव विद्यारण्य से हो गई
और माधव विद्यारण्य से उन्होंने पूरी कहानी को बताया कि ऐसे ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने हमारे साथ किया, और फिर माधव विद्यारण्य ने इनको फिर से हिंदू धर्म कबूल करवाया और कहा कि अगर तुमको साम्राज्य चलाना है तो अपने पिताजी के नाम पर वंश चलाओ और साम्राज्य की स्थापना करो। तब जाके हरिहर प्रथम जो था उसने अपने पिताजी के नाम पर, इनके पिताजी का नाम था संगम, तो उस पिताजी के नाम पर एक वंश चलाया जिस वंश का नाम है संगम वंश, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर दी। कब? 1336 में। क्लियर? चलो आज का अंतिम प्रश्न अब है, देखो जरा है। आज का अंतिम प्रश्न है कि अकबर जब युवा था तो उसका संरक्षक कौन था? अकबर का कार्यकाल रहा है 1556 से मानो और लगभग 1605 तक। 1605 में इसकी मृत्यु हुई और 1605 पे गद्दी में बैठा जहांगीर, कहीं कहीं पे 1606 भी होगा। तो जब ये बच्चा था, अकबर का जन्म हो गया था लगभग 1542 में। 1542 में इसकी मृत्यु हुई और महाअंगा नाम की औरत ने या महाअंगा नाम की बाई ने इसका पालन पोषण किया। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो ये अल्प वयस्क था, अभी 42 और 56, लगभग 14-15 साल की आयु का था। तो 14-15 साल की आयु में इसका संरक्षक के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया गया। इस बैरम खां को ये अपना मामा भी बोलता था। ये बैरम खां, इतिहासकार लिखते हैं कि इस बैरम खां की हत्या अकबर ने ही बाद में कराई थी, जबकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सूरवंश का कोई शासक था या सूरवंश के कोई उत्तराधिकारी थे जिन्होंने इनको मार दिया। बैरम खां सबसे महत्वपूर्ण पद पर अकबर ने नियुक्त किया। जो राजपाट के या जो प्रशासनिक राजनीतिक मामले में सारे डिसीजन बैरम खां लिया करता था। बाद में लोगों ने अकबर को फुसलाने का काम किया कि बैरम खां कभी भी गद्दी पर बैठ सकता है और तुम्हारा नाश कर सकता है, तुम्हारा विनाश कर सकता है, इसलिए जितना जल्दी हो सके बैरम खां से दूर हो जाओ। तो अकबर ने बैरम खां को 2 ऑप्शन दिए, या तो आप गुजरात के क्षेत्र का, सूरत के साइड का सूबेदार नियुक्त हो जाओ, या फिर आप हज यात्रा पे चले जाओ। बैरम खां को ये बात बुरी लगी कि मेरा डिमोशन हो रहा है अकबर के द्वारा, तो बैरम खां ने हज यात्रा वाला ऑप्शन चूज किया। और बैरम खां जब हज यात्रा पे जा रहा था तो कहते हैं कि सूरवंश के किसी व्यक्ति के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दी गई। और ये भी सुनने को मिलता है कि इतिहास में ये भी लिखा हुआ है कि नहीं, अकबर के कोई चहेते लोग थे जिनको अकबर के कहने पर उन लोगों ने बैरम खां की हत्या कर दी, लेकिन अधिकतर किताबों में लिखा हुआ है कि सूरवंश के शासकों ने बैरम खां की हत्या की। तो ये कौन था? अकबर का संरक्षक। चलो आज का अंतिम प्रश्न यही है। क्लियर हो गई बात? आज की सीरीज को हम यहीं पर विराजमान करते हैं। धन्यवाद।